हम लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं। ये तमस से ग्रसित व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं जो माइक यूज कर रहे हो कहाँ से तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ किस लेवल की बात हो रही है, क्या इंक्वायरी की जा रही है। जो माइक पर इनका ध्यान है। आस्तिक नास्तिक की भी आप डिबेट करेंगे तो नास्तिक व्यक्ति पहले यही कहेगा कि तुम्हारा पंखा कैसे चल रहा है, तुम्हारा माइक कैसे चल रहा है। बट वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत नहीं थी। एसी तो तब आई जब हमें गर्मी लगी है ना, और गर्मी को हम ही ने बढ़ाया, फिर एसी ने और गर्मी बढ़ाई है। आग लगा के आग बुझा रहे हैं। प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर दोनों तरह की विद्याएं थी, एक आध्यात्मिक हो गई, एक भौतिक हो गई, एक परा हो गई, एक अपरा हो गई। अब जो भौतिक है वो डेवलप हो रही थी केवल, या यूज हो रही थी केवल उतनी जितनी उनको आवश्यकता थी। आज की आवश्यकताएं अलग है, पहले की आवश्यकताएं अलग थी, प्रेफरेंस अलग था। सारा केंद्र गुरुकुल का मोक्ष होता था, और केवल मोक्ष तक पहुंचने के लिए आपको जितनी भौतिक विद्याएं चाहिए उतनी ली जाती थी। और आज दूर दूर तक मोक्ष कहीं पर भी पर्पस नहीं है, ये तो सब लोग मानते ही हैं। तो भौतिक जो था वो इवॉल्व और हो सकता है, वो पीछे जा सकता है, आगे पीछे उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अध्यात्म में वो लोग पहले से पीक पर थे, उससे और ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है कि वो परा की बात कर रहा है, मतलब वो सत्य की बात कर रहा है। तो सत्य में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, सत्य मतलब अल्टीमेट। तो हम जब भी ये कहते हैं कि वेद या उपनिषद या भारतीय दर्शन बहुत श्रेष्ठ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ बातें हैं, तो हम भौतिक टर्म में नहीं कह रहे होते हैं, हम उसे आध्यात्मिक टर्म में कह रहे होते हैं कि आध्यात्म में हम लोग पीक पर थे, भौतिकवाद में हम लोग पीक पर थे। ये नहीं कह रहे, हम उल्टा कह रहे हैं, भौतिकवाद में तो हम लोग पीछे थे और उसी को हम अच्छा मानते थे। हाँ, हमें नहीं भौतिकवाद हमें नहीं चाहिए। हाँ, जितना आवश्यक है और जितना मोक्षदायी है, जैसे आयुर्वेद है या ज्योतिष है, जितना है वो हम उतना बताते हैं, वो बताने में हमें कोई संकोच नहीं। अब जैसे एक कमेंट में लेता हूँ, इस पर मैं चाहूंगा विशाल भाई और अंकित भाई आप रिएक्ट करें। हम लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, ये तमस से ग्रसित व्यक्ति कमेंट करे जो माइक यूज कर रहे हो कहाँ से तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ किस लेवल की बात हो रही है, क्या इंक्वायरी की जा रही है। जो माइक पर इनका ध्यान है। आस्तिक नास्तिक की भी आप डिबेट करेंगे तो नास्तिक व्यक्ति पहले यही कहेगा कि तुम्हारा पंखा कैसे चल रहा है, तुम्हारा माइक कैसे चल रहा है। बट वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत नहीं थी। एसी तो तब आई जब हमें गर्मी लगी है ना, और गर्मी को हम ही ने बढ़ाया है, फिर एसी ने और गर्मी बढ़ाई है। आग लगा के आग बुझा रहे हैं। जो आपने साइंस वाली बात कही और विशाल भाई ने कहा कि कोई भी थियोरी जैसे जैसे हम परफेक्ट की ओर जाते हैं तब भी उस पर एरर रहता है। कभी हमको लगता है कम हो जाता है, या कुछ स्तर पर तो लगता है कि बस एरर का फॉर्म बदल जाता है, लेकिन एरर रहता है। तो इस पे कुछ लोग इस बात को ऐसा समझ लेते हैं कि भाई आज एरर है, लेकिन कभी ना कभी हम एररलेस कंडीशन भी पा लेंगे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से भी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, एंटी रियलिस्ट क्या कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, ये मैं एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझाना चाहूंगा, और मैं उसको ज्यादा लीक तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हम पेपर्स भी इस पर लिख रहे हैं। अंकित भाई, अभी एक पेपर मैंने आपको शेयर भी किया था जिसपे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेटाफिजिक्स से ही रिलेटेड है। और भी कुछ हम पेपर्स लिख रहे हैं जिसमें हम उसको अपनी वैदिक एपिस्टेमोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मेटाफिजिक्स है, तो मेटाफिजिक्स से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिजिकली हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इस पर थोड़ा सा एक मैं 5 मिनट का मोनोलॉग रखूंगा। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने ये चीज छोड़ी और ये नीचे गिरी, तो मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ग्रेविटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, हमें नहीं पता। तो इसका रीजन ये है कि जब न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, तो न्यूटन ने बताया कि एक सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव करता है जो भी ग्रेविटी है। उसने जो इक्वेशन बताई या कैलकुलेशंस न्यूटन ने निकाली, वो एक अलग यूटिलिटी है, वो सिर्फ एक नंबरिंग है कि कैसे बिहेव कर रही है चीज, एग्जिस्ट कैसे कर रही है। पर उसका रीजन क्या है, तो रीजन है सेंट्रल फोर्स। न्यूटन ने एक सेंट्रल फोर्स की तरह ग्रेविटी को बताया। फिर आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी तो सिर्फ स्पेस टाइम के बेंड को फॉलो कर रहा है, कर्वेचर को फॉलो करने वाले एक बिहेवियर का नाम ग्रेविटी है। वो कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, बल्कि कर्वेचर को फॉलो करती हुई एक चीज है, उसका नाम ग्रेविटी है। उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स में तो ग्रेविटोन जैसा भी हाइपोथेसिस भी आ रहा है। बहुत सारी फील्ड थियरीज में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे स्पेस टाइम भी थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन हो चुका है, वो फैब्रिक की तरह नहीं होकर के पूरा 3D में समझाया जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन तक आ गए कि एक सेंट्रल फोर्स ने होकर के कर्वेचर को फॉलो कर रहा है। अब इसमें मेरे 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण बेंड होता ही क्यों है। पहला क्वेश्चन तो ये कि बेंड हो ही क्यों रहा है, ज्यादा मास है तो ज्यादा बेंड हो रहा है, कम मास है तो कम बेंड हो रहा है, बेंड क्यों हो रहा है। ये तो आप कह नहीं सकते ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को ही समझाते वक्त ग्रेविटी का यूज कैसे करेंगे। लेकिन चलो मैंने एक्सियोमेटिकली मान लिया कि बेंड हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन है, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मैं मान लेता हूं बेंड हो रहा है।
मान लीजिए बेंड हो गया, ये बेंड है, राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी तरीके से बेंड है, तो जो पार्टिकल है वो इस बेंड को, इस कर्वेचर को फॉलो क्यों कर रहा है, फॉलो कर क्यों रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है या ऊपर क्यों जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में बेंड है वहां वो जा क्यों रहा है। अब आप कहेंगे नहीं वो नीचे है इसलिए गिर रहा है, तो सीधा यही मान लेते कि ये नीचे है इसलिए ये गिर रहा है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपने स्पेस टाइम फैब्रिक का कंसेप्ट रखा। अब स्पेस टाइम फैब्रिक में भी वो नीचे क्यों जा रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा। यहां आप ये तो कह नहीं सकते कि ये ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, क्योंकि आप खुद ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या बना कि चीजें मूव क्यों कर रही है, मूवमेंट क्यों हो रहा है। इसमें भी लग्रांजियन फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीजें फिजिक्स और इंजीनियरिंग में आती है कि चीजों का मूवमेंट क्यों हो रहा है। नोमोलॉजी है जो लॉज को स्टडी करती है, मतलब लॉज के पीछे का जो साइंस है वो एक फील्ड है पूरा नोमोलॉजी, कि आखिर ये चीजें मूव कर क्यों रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही क्यों रही है। फिर उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आती है कि एनर्जी है, सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है बहुत, फिर हम डीप में जाएंगे, फिर क्वेश्चन आता है कि वाई क्यों उसको स्टेबल रहना है। तो वहां पर जाकर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर अब ब्रह्म, ईश्वर, प्रयत्न, संकल्प, इच्छा, काम, इस तरह के मेटाफिजिकल कंसेप्ट के बिना हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम क्यों नहीं होंगे ये भी मैं आज एक इंडिकेशन दूंगा। फिर उसको हम सॉल्व तो प्रॉपर पेपर लिख के कर रहे हैं, मेटाफिजिकल पेपर लिख करके, जिसमें उसका फिजिकल बेसिस भी होगा बट मेटाफिजिकल ज्यादा होगा। बट वो फिजिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो मूव क्यों कर रहा है, जब तक आप उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप उसे जड़ मान रहे हैं। और जड़ की ये प्रवृत्ति है कि जैसा वो है वैसा ही वो रहेगा। वो हिल क्यों रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर बिना होश के क्यों जा रहा है, उसका जितना भी मर्जी आप डीप रीजन दे दें हमेशा उतना का उतना ही एरर रहेगा। बस आपने अपनी स्टाइल बढ़ा ली, लैंग्वेज को और ज्यादा रिफाइंड कर लिया और थोड़ा आप और अंदर घुस गए। लेकिन आप अब भी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में हम जो एक कहानी सुनते हैं कि सेब गिरा नीचे और न्यूटन ने बताया, कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, एक एग्जांपल के लिए बच्चों को सिखाने के लिए बताई जाती है। सेब नीचे गिरा और इस रीजन से ग्रेविटी है। तो क्वेश्चन तो वो का वही है ना, जितनी जिज्ञासा सेब के नीचे गिरने पर थी मेरी तो वो की वही जिज्ञासा रहती है, मैं जितनी भी फिजिक्स क्यों ना पढ़ लूं। शायद मुझसे बहुत ज्यादा फिजिक्स और लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी ही है, उन लोगों की भी उतनी जिज्ञासा रहती है। तो ये पैटर्न को समझकर मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो सिस्टम चल रहा है फिजिक्स का, इसको शायद मैं कितना भी डीप क्यों ना पढ़ लूं, कितना भी गहराई में क्यों ना चला जाऊं, हमेशा यहां पर एक बेसिक एक्सियम रह रहा है कि ये चीज ऐसे मूव कर रही है, ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका वाई मैं नहीं समझा पा रहा हूं। हाँ, इसको मेटाफिजिक्स की मदद से और स्पेशली वैदिक एपिस्टेमोलॉजी की मदद से, मैं यहां से क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी टीम ने इसको सॉल्व करने का एक कोशिश किया, हाइपोथेसिस किया, वो हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन वो डेफिनेटली फिजिकल तो नहीं है, फिजिकल से तो हमको अलग जाना पड़ रहा है। इसी बात पर चैलेंज है और एंटी रियलिस्ट इस पे कन्विंस्ड है कि हम फिजिकल बेसिस से नहीं बता सकते इसका अंतिम आंसर।